सामान्य विज्ञान के लिए फिजिक्स की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये वीडियो बीपीएससी परीक्षा के साथ सभी परीक्षाओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। देखिए क्या है ना, न्यूटन का पहला जो लॉ है वो ये कहता है कि ये बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट और इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब कोई भी वस्तु अगर विरामावस्था में है या किसी सरल रेखा में समरूप गति से चल रही है तो वो उसी अवस्था में अपनी अवस्था को तब तक बनाए रहेगा जब तक कि कोई बाहरी बल लगकर उसको उसकी अवस्था में परिवर्तन न करे। तो इस प्रथम नियम को या फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और इसको गैलीलियो लॉ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? गैलीलियो लॉ भी। अब क्या है कि इनर्शिया जो है वो दो तरह का है जी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब वस्तु जो है अपनी विरामावस्था को बनाए रखने की टेंडेंसी। तो आप किसी मान लीजिए बड़ा सा एक बक्सा है खूब भारी, तो उसको जब आप पुश करेंगे तो वो हिलना डुलना मुश्किल है, नहीं। या अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन जब अचानक खुलती है तो आप पीछे की ओर झुकते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि जो आपका पोर्शन बॉडी का ट्रेन के संपर्क में वह आगे निकल पड़ता है और आपका ऊपर वाला हिस्सा रेस्ट में रहना चाहता है तो आप पीछे की ओर झुकते हैं। तो ये हुआ इनर्शिया ऑफ रेस्ट का उदाहरण। उसी तरह आपको बचपन में आप टेक्स्ट बुक में पढ़े होंगे, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ते थे कि एक ग्लास है, उसके ऊपर एक पोस्ट कार्ड रखा हुआ है, उसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। तो पोस्ट कार्ड को मारा गया ऐसे तो सिक्का नीचे गिरा, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में, इसलिए वहीं पर वो अपनी विरामावस्था को बनाए रखता है, इसलिए वहीं पर गिरा। और इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया उदाहरण, जैसे कि ट्रेन जब रुकती है अचानक, ठीक है। तो ट्रेन जब रुकती है तो आपकी बॉडी का वह हिस्सा जो ट्रेन के संपर्क में है वो तो रुक गई, लेकिन आपका ऊपरी हिस्सा भागना चाहता है उसी गति से, तो आप आगे की ओर झुकते हैं। या ट्रेन से उतरते समय अगर आप चलती ट्रेन से उतरेंगे तो आपको दौड़ना पड़ता है लंबी दूरी तक, अगर ज्यादा गति में ट्रेन। तो अगर आप उतर के सीधा सीधा अपना उतर जाएंगे और स्टॉप कर देंगे, अपने पैर को रोक देंगे, तो पैर तो रुक गया लेकिन आपका जो बॉडी है वो उसी मोशन में जा रहा है जिस मोशन में आप ट्रेन में थे, तो आप मुंह के बल गिरेंगे। या आप ऐसे भी समझिए कि आप ट्रेन में अगर कोई चीज को ऊपर उछालते हैं तो आपके हाथ में ही आता है, नहीं। और ट्रेन में कभी आपने देखा कि मक्खी ट्रेन से टकरा रहा है, क्योंकि उसकी गति उसके साथ साथ चलती है, ठीक है। तो अब आपको एक चीज और बता दें कि जो इनर्शिया है वो मास पर डिपेंडेंट है। जिसका मास ज्यादा होगा, मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा। जिसमें द्रव्यमान कम है उसमें इनर्शिया कम होगा, नहीं। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब सेकेंड लॉ का आता है, तो आपको ये बताया कि अभी इससे दो चीज का डेफिनेशन मिलता है। एक इनर्शिया का डेफिनेशन
मतलब इससे जड़त्व की परिभाषा मिलती है। और इससे फोर्स की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, इससे जड़त्व और बल की परिभाषा मिलती है। जड़त्व की परिभाषा तो आप समझ गए कि कोई वस्तु का वह गुण जिस कारण से वह अपनी विरामावस्था या गत्यावस्था को बनाए रखता है, या विरामावस्था या गत्यावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसको कहते हैं हम लोग जड़त्व। इनसे क्या हुआ कि जिस कारण से वस्तु अपने गत्यावस्था या विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, उसको हम लोग कहते हैं इनर्शिया या जड़त्व। नहीं तो ये वाला परिभाषा भी आपको फर्स्ट लॉ से मिला, और फोर्स की परिभाषा भी मिलती है, बल की परिभाषा। ये परीक्षा में आता है कि फर्स्ट लॉ से बल की परिभाषा मिलती है, क्या मिलती है, इनर्शिया का वगैरह वगैरह। तो आप उसको ध्यान रखेंगे कि बल की परिभाषा कैसे मिली। तो बल वो कारण है जो किसी वस्तु के अवस्था में परिवर्तन करता है। नहीं वजी कि फोर्स इज ए कॉज विच ब्रिंग्स ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये ना हुआ। तो बल की परिभाषा भी मिल गई। तो इसको ध्यान रखना है कि प्रथम नियम से हम लोग को बल की परिभाषा मिलती है। अब सेकंड नियम क्या है? सेकंड नियम है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। हिंदी में इसको कहेंगे कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल का समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल का समानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए संवेग क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हिंदी में इसको कहेंगे द्रव्यमान गुना वेग। इसको हम लोग कहते हैं, द्रव्यमान को हम लोग डिनोट करते हैं m से, और वेग को हम लोग v से करते हैं। तो ये हो गया संवेग। अब कह रहे हैं संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल का समानुपाती होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मान ली किसी वस्तु का वेलोसिटी था u इनिशियली, और t सेकेंड में इसका वेलोसिटी हो गया v। तो इसलिए इसका वेग प्रारंभिक वेग था u, और t सेकेंड के बाद इसका वेग हो गया v। तो इसका संवेग पहले कितना हुआ mu, और t सेकेंड के बाद इसका हो गया संवेग मोमेंटम mv। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ? परिवर्तन कितना हुआ मोमेंटम में? t सेकेंड में। t सेकेंड में मोमेंटम में परिवर्तन हुआ mv माइनस mu, और एक सेकेंड में कितना हो गया? mv माइनस mu बाय t। तो यही हो गया मोमेंटम में परिवर्तन की दर। मोमेंटम में परिवर्तन कर यही हो गया। अब आपको अभी स्टेटमेंट जो बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे जी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu बाय d। तो इसको हम लोग लिखेंगे, m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u बाय t। अब ये क्या हुआ? ये हुआ वेग में परिवर्तन की दर, नहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हुआ ये। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं हम लोग एक्सीलरेशन, त्वरण कहते हैं। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। नहीं जी, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। अब देखिए क्या है ना कि इसको हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये कांस्टेंट रखे अगर हम लोग मास, तो इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और फोर्स घटेगा तो एक्सेलरेशन घटेगा। नहीं, इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम इसको कांस्टेंट रखें तो ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। करेक्ट। अब कैसे होगा जी ऐसा? तो देखिए जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, इसको हम
ये मास कांस्टेंट रखने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ये मार्कर है, इसको हम फेंके, फोर्स लगाए, तो ये मान लीजिए वो चला गया 100 मीटर, मान लीजिए। अब इसी को छोटे बच्चे से फेंकवाए तो मास तो बराबर हो गया। अब फोर्स वो कम लगाया तो ये यहीं पर गिर गया। क्यों गिरा? क्योंकि इसमें मास तो हम कांस्टेंट रखे हैं, यही चीज को मेरा बच्चा भी जो है वो फेंका, तो चूंकि वो फोर्स कम लगाया तो उससे एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस हुआ, तो उस एक्सेलरेशन से ये बहुत कम दूरी तक गया। और इसी चीज को जब हम फेंके तो हम ज्यादा फोर्स लगाए, तो ये क्या हुआ कि इसमें ज्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, ज्यादा त्वरण उत्पन्न हुआ, तो ये बहुत दूरी तक चला गया। तो ये तो फिक्स हो, ये तो पता चल गया। अब अगर हम लोग फोर्स को रखें क्या कहते हैं, कांस्टेंट, तो फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा आगे और कर लेते तब आपको बताते फोर्स को कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा। देखिए इधर कि हम लोग आमतौर पर जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसको हम हटाते हैं किसी न किसी कांस्टेंट से, तो इसको हम लोग कांस्टेंट दीजिए, F इक्वल्स टू के एम ए, ये के हुआ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट तो इसे 1 मान लिया हम लोग, के इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है, तो F बराबर एम ए, ठीक है, सॉरी F बराबर एम ए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा F बराबर एम ए, इसको ध्यान रखिए। अब देखिए, हम आपको बताएं कि अब मान लीजिए हम लोग अभी तो मास को कांस्टेंट रखे थे, अब फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो फोर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो क्या होता है कि A इक्वल्स टू F बाय एम, कि ये कांस्टेंट अगर है तो ये बढ़ेगा, तो ये घटेगा, ये घटेगा, तो ये बढ़ेगा। बात समझ में आई? कैसे जरा देख लीजिए। अब मान लीजिए कि हम ही फोर्स को कांस्टेंट रखना है, हम ही एक इतना बड़ा पत्थर उठाए और उसको फेंके तो बहुत दूर चला गया, और हम ही इतना बड़ा पत्थर लिए और उसको फेंकेंगे, ठीक है, तो फोर्स तो हमारा कांस्टेंट हो गया, हम ही चूंकि फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट है, मास अलग अलग हो गया, तो मास बढ़ा तो फोर्स सेम है, मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम हुआ, अब मास घटा तो एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ, इसी कारण से वो अलग अलग दूरी पर गया, तो ये हो गया। अब इससे हम लोग इसका यूनिट निकालेंगे, इसको बिठा दें, तो इसका यूनिट देखते हैं हम लोग क्या होता है, F इक्वल्स टू m इंटू ए, SI में m लिखते हैं हम लोग किलोग्राम, और एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग कहते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको कहते हैं हम लोग न्यूटन। तो बल का यूनिट हो गया, फोर्स का यूनिट हो गया SI में न्यूटन, ठीक है। अब एक न्यूटन को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे क्या करेंगे हम लोग कि एक न्यूटन का बल, वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु में लग के 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे, 1 किलोग्राम की वस्तु में लगकर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे। क्लियर? अब इसी को सीजीएस में अगर हम लोग करें, इसको मिटा दें, अरे इसको रहने देते हैं, यहाँ पर देखिए इधर, अगर हम लोग इसको सीजीएस में निकालें तो देखिए क्या होगा, F इक्वल्स टू m इंटू ए, m होगा ग्राम, इसमें सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइन, इसको क्या कहते हैं, डाइन। तो ये हो गया डाइन जी। अब इसके बीच में रिलेशन हम निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए यहीं पर मान लीजिए न्यूटन क्या हुआ, न्यूटन हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, इसको चेंज करते हैं, और डाइन हुआ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसको हम लोग केजी को चेंज करते हैं 1000 ग्राम, और मीटर को चेंज करते हैं 100 सेंटीमीटर और सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया
10⁵ ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर क्या है? डाइन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, या उल्टा इसको हम लोग इससे इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 डाइन इक्वल्स टू 10⁻⁻5 न्यूटन। तो ये क्या हुआ ना कि आप सेकेंड लॉ से हम लोगों को क्या पता चला कि फोर्स का एक्सप्रेशन पता चला, नहीं जी, बल का व्यंजक पता चला। क्लियर? इसको मिटा दें। तो इसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट लॉ हमको बल का या फोर्स का डिफिनेशन देता है और इनर्शिया का, और सेकेंड लॉ बल का व्यंजक एक्सप्रेशन देता है। ठीक है, फोर्स का एक्सप्रेशन दे रहा है। अब तीसरा लॉ तो सब जानते हैं जी, बचपन से आपको याद है नहीं? एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जैसे मान ली किसी चीज पर, जैसे इसको आप समझिए कि इसका डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन है। आप जो चल रहे हैं, ठीक है, तो चलते हैं तो आप पैर से जमीन को, धरती को दबाते हैं पीछे की ओर, तो उसके रिएक्शन में आप आगे बढ़ते हैं। आप देखेंगे कहीं नाव चलाते हुए देखे, तो कभी कभी आप देखेंगे कि बांस से ऐसे करके पीछे जो नदी का बेस है उसको पुश कर रहे हैं हम लोग बांस से पीछे की ओर, तो नाव आगे बढ़ती है। नहीं, उसी तरह आप कभी अगर नाव पर चढ़े होंगे और नाव से उतरते समय आपको कहता होगा अभी रुकेगा जी, नाव को जब तक बांधेगा नहीं तब तक आप उतरने नहीं देगा। क्यों? कि अगर मान लीजिए कि आप नाव किनारे लग गई है, आप जब उतरेंगे तो आप पीछे की ओर उसको पुश करेंगे नाव को, तो उससे क्या होगा, पीछे की ओर नाव पुश हो जाएगा और बीच में पानी आ जाएगा, आप उसमें गिरेंगे मुक्के पर। बात समझ में आ गई? अब ये देखिए, ये रॉकेट है जी, जो हम लोग देखते हैं सैटेलाइट भेजने वाला रॉकेट, लॉन्च व्हीकल, इसमें ईंधन भरा हुआ है। ये आगे है सैटेलाइट, इसमें ईंधन भरा हुआ है। इसमें ईंधन के जलने से, फ्यूल के जलने से इसमें बहुत तेजी से नीचे की ओर गैस निकलता है, तो ये जो है रॉकेट तेजी से ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, तो ये सब हो गया आपका न्यूटन के थर्ड लॉ का कुछ एप्लीकेशन। ठीक है, अब एक चीज यहीं पर हम लोग जान ले, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? आवेग। आवेग। ठीक है, तो देखिए आवेग क्या है कि जब किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए कोई फोर्स लगता है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स। बस समझ गए? एकदम कम, एकदम, जैसे इसलिए हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं, इम्पल्स इक्वल्स टू फोर्स इनटू डेल्टा टी। ठीक है, एकदम कम फोर्स के लिए, जब कम शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जब कोई फोर्स लगता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इम्पल्स। अब देखिए इसका यूनिट हम लोग निकाल ले पहले, ये न्यूटन हो गया जी, और ये क्या हो जाएगा? सेकेंड। नहीं, इसका न्यूटन सेकेंड हुआ, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हुआ न्यूटन। न्यूटन ही नहीं हुआ, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू सेकेंड, तो इसको कैंसिल करिए तो ये हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से इम्पल्स का दो यूनिट आप याद रख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, और दूसरा यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का दो हुआ यूनिट। अब देखिए इसका क्या मतलब कहते हैं एप्लीकेशन है। देखिए जी, इसको मिटाएं, मिटाते हैं। देखिए इसका एप्लीकेशन क्या है। मान लीजिए कि ये इम्पल्स हुआ 100। अब अगर हमको फोर्स और टाइम इसको घटाना होगा, जैसे मान लीजिए ये है अभी
100, तो ये 50 है, 50 न्यूटन, और ये 2 सेकेंड है। अब हमको अगर 50 न्यूटन को कम करना होगा, ये 100 तो है ही, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर हम लोग 10 कर दें, सॉरी इसको अगर हम लोग 5 सेकेंड कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 20। बात समझ में आई कि अगर हम लोग टाइम को बढ़ा दें तो इम्पैक्ट फोर्स ये घट जाएगा। बात समझे? इसका एप्लीकेशन ये है कि जब आप देखते हो क्रिकेट मैच में कि बैट्समैन जो है वो जब ऐसे मारा बॉल को, तो देखिए जो कैच करने वाला या रोकने वाला आदमी है उसको ऐसे करके हाथ को पीछे ले आता है। तो पीछे ले जाने से क्या होता है कि टाइम बढ़ जाता है, तो टाइम बढ़ जाता है तो फोर्स मतलब इम्पैक्ट घट जाता है। ऐसे करके रोक देगा तो उसका हाथ पूरा इंजर्ड हो जाएगा। क्लियर? अब मान ली कोई आदमी कूदा ऊपर से, नीचे है हार्ड कंक्रीट, तो हार्ड कंक्रीट है तो क्या हुआ कि वो टाइम नहीं मिला उसको, बात समझे, तो उसको ज्यादा चोट लगेगा। वही बालू है तो बालू तो नीचे चला जाएगा, तो वो टाइम देगा, उसको टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा तो उसमें उसको चोट कम लगेगी या नहीं लगेगी। आप कुछ गद्दा पर मान ली ऊपर से कूदते हैं तो गद्दा भी उसके साथ साथ नीचे चला जाता है, तो क्या होता है कि टाइम बढ़ जाता है उसका इम्पैक्ट का। बात समझ गए जी? तो इसी सब कारण से हम लोग को चोट कम लगती है। जब हम लोग ऊपर से कूदते हैं किसी गद्दा पर या किसी कंक्रीट पर कूदेंगे तो उसमें ज्यादा चोट लगेगी, हाथ पे टूट जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फोर्स भी बता दिया। अब आपको बताते हैं जी वर्क। देखिए वर्क क्या है, कहते हैं कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन ए फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट displaces it in the direction of point of application of force। मतलब कहा था कार्य संपादित हुआ अगर बल के लगने की दिशा में वस्तु को विस्थापित किया जाए तो। ठीक है, वस्तु को बल के लगने की दिशा में अगर विस्थापित किया जाए तो कहा था कि कार्य संपादित हुआ। आप देखिए जी, तो इसका मतलब वर्क हुआ क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुआ मीटर, इसको हम लोग कहते हैं जूल। इसको क्या कहते हैं, जूल। इसको याद रखना कि वर्क का डिफिनेशन हो गया, सॉरी वर्क का यूनिट हो गया जूल। अब क्या कि ये तो हुआ कि इसी दिशा में वस्तु का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसी दिशा में बल भी लग रहा है, तो ये हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम कह रहे हैं कि ऐसे ये है, देखिए इधर बल लग रहा है इस दिशा में, हाँ, अब वस्तु मूव कर रहा है इस दिशा में। ठीक है, इस दिशा में लग रहा है बल कितना, F। जैसे आप ट्रॉली वाला बैग को ऐसे करके खींच रहे हैं तो बल तो इस दिशा में लग रहा है लेकिन मूव कर रहा है वस्तु इस दिशा में, तो इस बल का कितना हिस्सा इसको इस तरफ मूव करने में, डिस्प्लेस करने में लगा, उसके लिए हम लोग ये मान ले थीटा है, तो ये निकालेंगे हम लोग। आप जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, b/x, तो ये हो जाएगा F कॉस थीटा। निकाल दिखाते हैं, ये मान लीजिए कि x है, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू b/h, x/f, तो x इक्वल्स टू f कॉस थीटा। तो इस बल का, ठीक है, इस बल का कितना हिस्सा इधर लगा, इस बल का f cos थीटा कंपोनेंट ही इधर डिस्प्लेस करने में लगा। ठीक है, तो अब हम लोग कहेंगे कि वर्क इक्वल्स टू f cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे f d cos थीटा। ठीक है, अब अगर मान लीजिए
ये थीटा हो जाए इस तरह से, ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक। तो 90 डिग्री हो जाए तो क्या हो जाएगा, एफ डी कॉस 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0, नहीं तो हो गया वर्क 0। तो आप याद रखेंगे, अगर वस्तु के डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और फोर्स के लगने के डायरेक्शन, वस्तु के विस्थापन की दिशा और बल के लगने की दिशा के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल हो तो वर्क डन इज 0। बात समझ में आएगी। जैसे आपका मान ली कूली माथा पर ऐसे करके सामान लेके जा रहा है, तो फोर्स लग रहा है इस दिशा में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस दिशा में, तो विज्ञान की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में वो काम नहीं कर रहा है। आप हाथ में पूरा बाल्टी में पानी भर के लेके जा रहे हैं, तो आप फोर्स लगाए इस दिशा में, फोर्स लगा है इस दिशा में और बाल्टी चल रहा है उस दिशा में, कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। तो इस स्थिति में वर्क डन इज 0। क्लियर जी। तो आप याद रखेंगे कि जब वर्क और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन इज 0 हो गया। अब देखिए क्या है कि हम लोग पावर के बारे में जानेंगे। पावर मतलब शक्ति, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क किस कहते हैं हम लोग उसको, पावर। कार्य करने की दर को कहते हैं हम लोग पावर। तो मान लीजिए कि t सेकेंड में W जूल काम किया गया, कार्य हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना होगा, W बाय टी। तो पावर हो गया वर्क बाय टाइम, यानी जूल बाय सेकेंड। इसको हम लोग कहते हैं वाट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वाट, ठीक है। समझ गए जी क्या, पावर इक्वल्स टू जूल बाय सेकेंड, दैट इज वाट। बिठाए हैं, बिठा देना। तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या है ना कि वाट बराबर, अभी क्या बताए, वाट बराबर जूल बाय सेकेंड। अब दोनों तरफ अगर हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई कर दे इधर भी, तो ये हो गया 1000 वाट। और इसको दोनों तरफ आवर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब ये क्या हो गया कि वाट, ये किलो वाट हो गया, नहीं हुआ। 1000 क्या होता है 1 किलो, तो ये हो गया किलो, 1 किलो वाट आवर बराबर, ये क्या हुआ देखिए, जूल बाय सेकेंड इंटू 1000 इंटू, इसमें हम लोग 60 मिनट होता है और 60 सेकेंड होता है, ये ना हुआ। तो ये हो गया जूल, अब सेकेंड हुआ ना ये, तो सेकेंड कैंसिल, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये कितना हो गया, इसको आप कैलकुलेट करेंगे, 3 जीरो और 2 5 जीरो, तो इसको हम लोग कर दिए 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। ये हुआ 1 किलो वाट आवर बराबर हुआ इतना। इसी को हम लोग कहते हैं, इसी को कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहते हैं, 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसको याद रखिए कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू हाउ मच, 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। क्लियर। अब क्या है ना कि समझ गए इसको। अब पावर का बड़ा यूनिट होता है जी हॉर्स पावर। पावर का बड़ा यूनिट है
हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू 746 वाट। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये परीक्षा में आता है। 1 हॉर्स पावर, इसको कहते हैं 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट। अब देखिए क्या है ना, इसको आपको छोटे मतलब किसी भी परीक्षा में, जैसे खास करके BPSC में और SSC CGL टाइप के एग्जाम में छोटा छोटा आपको न्यूमेरिकल प्रश्न आता है इससे संबंधित। जरा उसको हम एक प्रश्न आपको बनवाते हैं। एक ही मिटा दे, इसको मिटाए। तो एक प्रश्न आपको बनवा रहे हैं कि आपको मान लीजिएगा कि आपके घर में 100 वाट का 100 वाट का 10 बल्ब जलता है डेली। 10 बल्ब कितना घंटा जलता है? डेली 10 घंटा जलता है। और एक आयरन है, हाँ, ये 1000 वाट का है और ये डेली 4 घंटा चलता है। और फैन है, अब 4 फैन है, 4 फैन है और सब फैन जो है 100 वाट का है, एक एक फैन। हाँ, और ये भी 10 घंटा चलता है, 10 घंटा। ठीक है, इतने रखिए। तो आपके घर में 100 वाट का 10 बल्ब है, 10 घंटा जलता है डेली, सब बल्ब, ये नहीं कि 10 घंटा ईच। एक आयरन है 1000 वाट का जो 4 घंटा जल रहा है डेली, और 4 फैन है जो 100 वाट का, अलग अलग फैन है, वो भी 10 घंटा चलता है। तो कहा कि 5 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से एक महीना में बिजली का खर्च या बिजली का बिल कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे देखिए जरा। 100 वाट का 100 वाट गुना 10 बल्ब गुना 10 घंटा। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया? तो ये इतना वाट आवर हो गया। नहीं, तो इसको हम लोग किलो वाट आवर में चेंज करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कैंसल, ये कैंसल। ठीक है, तो ये हो गया 10 यूनिट। ठीक है, अब ये 30 दिन चलता है जी, महीना का बिजली बिल कर रहा है, तो 300 यूनिट हो गया केवल बल्ब का। अब एक आयरन है 1000 वाट का, ये डेली चलता है 4 घंटा। हाँ, और ये 30 दिन यही कर देते हम लोग, तो ये इतना वाट आवर हो गया जी, 4 घंटा चलता है ये, 4 घंटा, तो ये इतना वाट आवर हो गया। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो गया किलो वाट आवर, तो ये हो गया 120 यूनिट। नहीं समझे? अब क्या चल रहा है? 4 पंखा है, 4 फैन है, इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 4 फैन गुना 100 वाट, ये डेली चलता है 4 घंटा 30 दिन। 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा वाट आवर, तो हो गया 4 चुके 16 या 48 यूनिट। ये लेकिन सही नहीं हुआ, 1000 वाट 100 तो नहीं, जो 4 पंखा है ना, तो 10 घंटा है, 10 घंटा। देखिए ये क्या चीज हुआ, 120 यूनिट का क्या चीज था? आयरन का 1000 वाट गुना 4 घंटा गुना 30 दिन बटा 1000, तो ये तो हो गया ठीक 120 यूनिट है। अब ये क्या है कि 4 पंखा 100 वाट का 4 घंटा डेली, सॉरी 4 पंखा है 10 घंटा और 30 दिन। ठीक है, तो ये कैंसिल हुआ जी,
तो ये हो गया 30 चुके 120, 30 चुके 120 यूनिट। ठीक है, तो ये हो गया जी 300 और 240, 540 यूनिट हो गया। टोटल हुआ 540 यूनिट एक महीना में, 5 रुपया प्रति यूनिट, तो 2700 रुपया आपका बिजली बिल आया एक महीना का। तो आप समझ गए कि इस तरह का प्रॉब्लम जो रहता है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं। केवल क्या करना है, सब वाट आवर को किलो वाट आवर में चेंज करना है, बस उतना हो गया, इतना ही काम करना है। और करना क्या है, गुना करना है सबको, बात समझ में आएगी। तो ये हो गया आपका पावर। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में एनर्जी और सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह कुछ कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।